नमस्कार। दर्पणदा रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आज के हमारे खास मेहमान हैं हमारे इस कार्यक्रम में दिल की बात डॉक्टर रेनू के साथ डॉक्टर सुरभि गोयल। जी हाँ, डॉक्टर सुरभि गोयल एक फिजिशियन है, काउंसलर हैं और राइटर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि वो काउंसलिंग करती हैं बच्चों की, किस तरीके से काउंसलिंग करती हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं हम लोग कोटा में रहते हैं और कोटा हमारा एजुकेशन हब है। यहाँ पर बहुत दूर-दूर से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। अगर हम ये कहें कि पूरे भारत से, हर कोने से बच्चे यहाँ पर अपने भविष्य को सँवारने के लिए आते हैं। तो उन बच्चों को किस तरीके की परेशानियाँ आती हैं और उनकी परेशानी को किस तरीके से दूर करती है। तो कहते हैं ना दोस्तों कि जब हम परेशान होते हैं और हमारे उस परेशानी के समय में कोई व्यक्ति हमारे साथ हो और सिर्फ़ वो 3 शब्द हमें कह दे, "मैं हूँ ना।" तो निश्चित तौर पर हमारी परेशानियाँ आधी हो जाती हैं। हमें लगता है कि हमारी इस परेशानी में कोई हमारे साथ खड़ा हुआ है। ये बात तो सही है कि जो परेशानी जिसको होती है, उसको ही उस परेशानी को सहन करना पड़ता है। उस परेशानी का सॉल्यूशन भी खुद उसी व्यक्ति को निकालना होता है। लेकिन कोई अगर ये कह देता है कि मैं आपके साथ हूँ, आप चिंता मत करिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस ज़िंदगी को खूबसूरती के साथ जिए। तो यकीनन जो हमारी परेशानियों के पल होते हैं, वो सुकून भरे हो जाते हैं और हमें लगने लग जाता है कि नहीं, हमारे साथ कोई है। हमारी ये परेशानियों के पल हैं, ये निकल जाएँगे। तो जो डॉक्टर सुरभि गोयल हैं, वो खुद एक डॉक्टर भी हैं, तो बहुत अच्छे से जानती भी हैं कि किस तरीके से जिस व्यक्ति है, परेशान है, उसको कैसे काउंसलिंग की जा सकती है। और उसके साथ-साथ वो राइटर भी हैं, कहते हैं लेखक। और राइटर जो होता है, वो राइटर अपने मन की बात को शब्द में पिरो करके लिखता है और कहीं न कहीं बहुत ही सरल हृदय होता है। तो वो बहुत ही आसानी से हर कि दूसरे व्यक्ति से दिल से जुड़ जाता है। आज के हमारे खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। हम चाहेंगे आप सब भी हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाइएगा और फिर नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार रेणु जी। थैंक यू सो मच मुझे यहाँ पर निमंत्रित करने के लिए। अहो भाग्य। ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर सुरभि गोयल की आपने समय निकाला और आप आज हमारे जो दर्शक हैं उनसे रूबरू हो रही हैं। पहले तो हम आपका हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं और हमारे सपोर्टेड हैं दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी और हमारे एसोसिएट हैं वाइफ्स ऑफ मार्केटिंग श्री अनुगे की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे शो थैंक यू दिल सो की मच। बात डॉक्टर रेणु थैंक के यू। साथ। थैंक यू। आई होप मेरी सुरभि आवाज जी, क्लियर है आपको। हाँ, बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर आ रही है हम लोगों तक। हम जी आपसे आज बहुत सारी बात करने वाले हैं, लेकिन जी। उससे पहले हम जानना चाहेंगे डॉक्टर सुरभि के बारे में। कहते हैं ना कि सुरभि गोयल का सफ़र डॉक्टर सुरभि गोयल तक, उस सफ़र के बारे में जानना है। जी मैं दिल्ली की हूँ। दिल्ली में जी, ही मेरा जन्म हुआ जी, 1971 में। और दिल्ली से ही मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी। और फिर उसके बाद पेरेंट्स ने, क्योंकि आज से ये मान लीजिए कि मैं बात कर रही हूँ 30-40 साल पहले की। तो पेरेंट्स ने सोचा कि बिटिया हुई है डॉक्टर बने तो अच्छा है। हमारे टाइम पर उस समय बहुत सारी चॉइसेस होती नहीं थी, शायद आपको भी पता होगा कि उस टाइम पर बहुत सारी चॉइसेस तो डॉक्टर और इंजीनियर या लॉयर या आर्किटेक्ट इस टाइप की चॉइसेस होती थी। हुँ, हुँ, मेनली डॉक्टर। डॉक्टर एक बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव ग्लैमरस ब्रांच मानी जाती थी। तो उन्होंने ये चूज करा कि ओके आगे डॉक्टर बनाना है, तो शायद माइंड वैसे ही मेकअप होता चला गया। ड्राइंग में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई में भी ठीक थी। तो बस उस तरफ रुझान हुआ और डॉक्टरी करी। उसके बाद फिर डॉक्टर सुरभि गोयल बनने के बाद फिर इनफैक्ट शादी हो गई। शादी होने के बाद फिर ऐसा लगा कि अभी तो कंटिन्यू करना है पढ़ाई। तो थोड़ी सी पढ़ाई मैंने अपनी इंटर्नशिप और सीनियर रेजिडेंसी जो है वो जयपुर में करी। और फिर उसके बाद हम कोटा शिफ्ट हो गए थे, तो पिछले 18 साल से हम कोटा में ही हैं। और कोटा में आने के बाद जो प्रॉपर डॉक्टर सुरभि गोयल का जो मुझे एक रिकग्निशन मिला, वो तब मिला जब मैंने एक यहाँ पर पायनियर इंस्टीट्यूट था बंसल क्लासेस, हुँ, उसमें हुँ, ज्वाइन किया एज अ मेडिकल कंसल्टेंट। वहां पर मैंने 10 साल अपनी सेवाएं दी। और फिर वहां पर काम करते करते, जैसा कि आपने कहा कि कैसे चेंजेस आए आपके उसमें,
तो वहाँ पर डेली मेरे पास स्टूडेंट्स आते थे और मेरी प्रैक्टिस थी वो बहुत अच्छी थी। मतलब डेली के 100 स्टूडेंट्स आते थे। हालाँकि ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है बताने की, लेकिन डेली के 100 स्टूडेंट्स उस समय बंसल क्लासेस में 20,000 बच्चे होते थे। तो डेली के 100 टू 150 के करीब बच्चे बीमार होते थे जो मेरे पास आते थे। तो ये मान लीजिए रेणु जी कि उसमें से 10 से 20 बच्चे जो थे वो माइल्ड या सुपरफिशियल डिप्रेशन का शिकार थे। वहां अच्छा। से शायद मेरा जो काउंसलर का सफर था वो शुरू हुआ। वहां से मुझे लगने लगा कि बच्चों को एक मेडिकल कंसल्टेंट से ज्यादा शायद एक काउंसलर की जरूरत है। वहां पर मैंने अपना बिल्कुल। जो काम है वो शुरू करा और क्योंकि काउंसलर बनने के लिए, हालांकि मैं जब शुरुआत से बैठी थी वहां पर बंसल क्लासेस में, तो मैंने तभी से काउंसलिंग शुरू कर दी थी बच्चों की अपने लेवल पर। लेकिन उसको एक प्रॉपर चैनल देने के लिए मैंने आईपीएमएस दिल्ली से एक साइकोथेरेपी का कोर्स किया और एमबीबीएस के बाद फिर ये साइकोथेरेपी का कोर्स करके मैंने काउंसलिंग शुरू करी और 2007 में मैंने ये स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि तभी से आप सोचिए आज 2021 है, तो तब मैं कोटा की ये मान लीजिए कि पहली काउंसलर या किसी भी इंस्टीट्यूट में पहली काउंसलर थी। मेडिकल कंसल्टेंट भी पहली ही थी। तो वहां से ये सब शुरू हुआ था। तभी से फीलिंग आ गई थी, भांप लिया था कि आगे चलकर ये जो प्रॉब्लम है ये काफी बढ़ने वाली है। तो बिल्कुल। उसके बाद ये बढ़ता चला गया, बच्चों की टेंशन, उनका कंपटीशन, तो काउंसलर्स की ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। 2010 में मैंने बंसल क्लासेस छोड़ा था, अच्छे के लिए, मेरे बच्चों के लिए, ताकि मैं उनको अच्छा टाइम दे सकूं। तो दो बच्चे हैं मेरे। बेटा अभी 13 साल का है और बिटिया अब 21 की कल हुई थी। मतलब कल वो क्या उसने बात 21 कंप्लीट किया है। तो दोनों बच्चे ठीक हैं, सेटल है हैं जी। और तो उनको मैंने टाइम देने के लिए अपना काम छोड़ा था। उसके बाद ये लगने लगा कि कहीं पर कुछ कमी है, तो वहां पर फिर शायद रोल शुरू हुआ एक राइटर का। जी हाँ, मैं बंसल यही क्लास पूछने वाली थी कि आप डॉक्टर, फिजिशियन, काउंसलर, देन फिर राइटर, तो जी। ये चीज जी। तो वो एज अ काउंसलर मैं वहां पर काम करती रही, मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। बच्चे डिप्रेस होके जाते थे और फिर जब काउंसलिंग के लिए आते थे तो उनका 1 सेशन, 2 सेशन, 3 सेशन में एकदम फ्लरिशिंग, उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो जाता था और दे यूज्ड टू कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। उनका आईआईटी क्रैक करना या पीएमटी या नीट क्रैक करना, तो बहुत अच्छे मुझे रिजल्ट्स मिल रहे थे। आई वाज वेरी हैप्पी। फिर उसके बाद जब मैंने अपना काम छोड़ा, मैं घर पे रही, तो मुझे कहीं पर कुछ ना कुछ कमी लगी। ऐसा लगा कि सोसाइटी को कहीं पर कुछ जरूरत है, मैं हर एक बच्चे तक कैसे पहुंचूं। तो तब मैंने किताब लिखनी शुरू करी जिसका नाम है पहले तो था उसका हॉस्टल लाइफ, फिर उसका सेकेंड एडिशन आया जिसको नाम दिया गया अ स्मार्ट स्टूडेंट्स हैंडबुक। क्योंकि वो सिर्फ हॉस्टल के बच्चों के लिए नहीं, सब बच्चों के लिए थी। अ स्मार्ट स्टूडेंट्स हैंडबुक, जो कि पब्लिश करी टाइम्स ऑफ इंडिया ने। क्या तो बात है। जी, उसके बाद ये मान लीजिए कि वहां से एक और नया सफर शुरू हुआ एज अ काउंसलर, एज अ राइटर। तो मेरा जो कोटा ने मुझे बहुत कुछ दिया। इसके बाद मुझे बहुत रिकग्निशन मिला और लोगों ने बहुत सराहा। किताब इतना ज्यादा नहीं चली क्योंकि इंस्टीट्यूट्स ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि उनके अपने लिमिटेशंस थे। लेकिन किताब जिन्होंने पढ़ी उनको अच्छी लगी और काफी यूजफुल लगी। और कुछ लोगों ने कहा कि ये किसी भी ग्रोइंग बच्चे के लिए, किसी भी अडोलेसेंट बच्चे के लिए एक बाइबल की तरह है, जो कि सारे सवालों के जवाब देगी। तो इस तरह से मेरा ये सफर रहा अभी तक का और अच्छा चल रहा है। फिलहाल मैं कुछ कहीं कहीं पर आर्टिकल्स लिखती हूँ और काउंसलिंग करती हूँ। हाँ, हम आपकी बुक की जो आपने बात की थी, इस बुक के बारे में ये जानना चाहेंगे कि ये बुक जो आपने कहा कि अगर कोई भी बच्चा चाहे तो सारे सवालों के जवाब उस बुक में मिल जाएं, तो किस जी। तरीके के सवालों को आपने इस बुक में समेटा है? इसमें शुरुआत मैंने करी जैसे सर्चिंग फॉर अ हॉस्टल। जैसे बच्चे यहाँ पर आते हैं तो उनको एक हॉस्टल कैसे ढूंढना चाहिए, इसके ऊपर कि क्या क्या उनको देखना चाहिए हॉस्टल में रूम लेने से पहले। फिर उसके बाद उनको रूम कैसे अपना अरेंज करना चाहिए, अरेंजिंग अ रूम। ये सारे चैप्टर्स हैं, तो 35 चैप्टर्स मैंने उसमें ऐसे लिखे हैं। सर्चिंग फॉर अ हॉस्टल, अरेंजिंग अ रूम, सर्चिंग फॉर अ फ्रेंड, सर्चिंग फॉर अ रूममेट,
बीइंग अ फ्रेंड, चैलेंजेस जो फेस करते हैं जैसे एग्जामिनेशन फियर, या आपका डेली रूटीन जो है वो क्या रहेगा, आपको हाउ हाउ इम्पोर्टेंट इज प्लेइंग, हाउ इम्पोर्टेंट इज स्लीपिंग। तो स्लीप के ऊपर एक चैप्टर है, एग्जामिनेशन फियर के ऊपर चैप्टर है, आपके जितने भी चैलेंजेस होते हैं, पीयर प्रेशर, पेरेंटल प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर, इन सब के ऊपर एक चैप्टर है। आप जब डिप्रेस हो जाएं, जब आप होप लूज कर दें, उसके लिए भी एक चैप्टर है। इसके अलावा बीइंग अ डॉक्टर आई कुडंट रेजिस्ट माई सेल्फ राइटिंग अनदर लास्ट, एक बहुत अच्छा सा पोर्शन है पूरा मेडिसिन का, जो कि यहाँ पर आने के बाद बच्चे बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट कर देते हैं। मैंने लास्ट में कंपाइल किया है पूरा, जो भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे हेडेक है, बैकएक है, या चिकन पॉक्स है, वैक्सीनेशन है पूरी, क्या 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 बच्चों को लेनी चाहिए। और अगर दिक्कत आती है तो ओवर द काउंटर मेडिसिन जो हैं, मतलब इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द डॉक्टर, कई बार बच्चे नेग्लेक्ट करते हैं और चीजों को कॉम्प्लिकेट करके लाते हैं। एटलीस्ट राइट इन द बिगनिंग दे शुड नो कि उनको चिकन पॉक्स हो रहा है, क्योंकि सिम्टम्स पता सारे लिखे हुए हैं। तो उस टाइप से, या फिर पेट में दर्द हो रहा है तो इमीडिएटली क्या मेडिसिन, तो एक छोटा सा अपना मेडिकल किट बना सकते हैं उस किताब को पढ़कर। तो इससे पहले हाँ, और पूरी लिस्ट है कि आप हॉस्टल में आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी, तो आप लिस्ट बना के उसमें टिक मार्क करके ले जा सकते हैं, तो वो पूरी लिस्ट है। क्या बात है। तो ये सारी चीजें मैंने उस किताब में लिखी, और बहुत ही उम्मीद से लिखी, काफी बच्चों को काफी फायदेमंद रही वो किताब। हम यही जानना चाहेंगे सुरभि जी, जैसे कि आप इतनी अच्छी किताबें की कहते हैं ना कि आप जब सफर पे जाते हैं तो उस सफर में क्या क्या चीज आपके पास होनी चाहिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और शायद जी आपकी जो ये किताब है ये उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी जो बच्चे यहाँ बाहर से पढ़ने के लिए आते हैं। तो जी अगर बिल्कुल। कोई व्यक्ति या पेरेंट्स या बच्चा आप इस बुक को अगर चाहता है कि मैं पढूं, तो बुक कहाँ से उसको मिल सकती ये बुक आराम से फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे अवेलेबल है, मिल जाएगी। इंडिया है? जी टाइम्स, फ्लिपकार्ट और अमेजोन तीनों जगह अवेलेबल है। तो आराम से, अगर आप बिल्कुल। डॉक्टर सुरभि गोयल लिखते हैं और स्मार्ट स्टूडेंट्स हैंडबुक लिखते हैं, तो आराम से आपके घर तक पहुंच जाएगी अगर आप मंगाएंगे तो। क्योंकि मुझे आपसे बात करके लग रहा है कि आपने इस बुक के अंदर आपके जो अनुभव थे उन जी अनुभवों को आपने इसमें समेटा है, क्योंकि आप जब काउंसलिंग करती थी, बच्चों से मिलती थी, जो आपके सामने परेशानी आती थी कि बच्चे किस तरीके से आपको साझा कर रहे हैं, वो शायद सारी चीजों को आपने इसमें लेकर के आए हैं आप। जी बिल्कुल। इसमें रेणु जी एक सबसे इंटरेस्टिंग, एक्चुअली एक नहीं दो तीन इंटरेस्टिंग बातें हैं। वो बातें ये हैं कि इसमें 35 चैप्टर हैं, और 35 चैप्टर्स के बिगिनिंग में, शुरुआत में एक छोटी सी कहानी है एक बच्चे की, अच्छा अच्छा। कि उस बच्चे को क्या दिक्कत हुई, और अगर वो बच्चा अगर आगे बच्चे ये पढ़ेंगे तो उनको ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो एक एग्जाम्पल है, एक छोटा सा एनेक्डोट है कहानी के तौर पर, कि एक बच्चा था, उसने सपोज एक बच्चा था जो अपना रूम बहुत मैसी रखता था, गंदा रखता था। तो लास्ट मोमेंट पे उसका एडमिशन कार्ड गुम गया, उसने ठीक से नहीं रखा। तो उसको क्या दिक्कत आई, उसका एग्जाम मिस हो गया। तो इसलिए आप अपना रूम ऑर्गेनाइज करके रखिए और अपनी चीजें ऑर्गेनाइज करके रखिए, तो आपको ऐसी दिक्कत नहीं आएगी। इस टाइप से चैप्टर्स है। एक तो ये इंटरेस्टिंग बात, दूसरी इंटरेस्टिंग हम्म। बात जो मेरे लिए थी वो ये थी कि मैंने एक पहले कार्टूनिस्ट को पहले कांटेक्ट किया, कि क्योंकि ये बच्चों की किताब है, एडोलेसेंस की किताब है, तो पूरा टेक्स्ट नहीं अच्छा लगता। तो मैंने सोचा कि कहीं कहीं पर इंटरेस्टिंग कार्टून्स अगर होंगे तो अच्छा लगेगा। फिर मैंने वो कार्टून्स बनवा के अपने आइडिया से, और फिर टाइम्स ऑफ इंडिया वालों को भेजा, तो उन्होंने मना कर दिया। हम्म। लेकिन क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया था कि ड्राइंग पेंटिंग का बहुत शौक था मुझे, तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे, बुक कंप्लीट हो चुकी थी और मैं भेज चुकी थी, तो मैंने ऐसे ही बैठे कुछ हल्का सा स्केच किया। तो एक दो दो तीन स्केचेस कर दिए शुरुआत के 2 चैप्टर्स के, और वो भेज दिए उनके पास, टाइम्स ग्रुप्स के पास। तो आप विश्वास करेंगे, उसके 1 डेढ़ घंटे के अंदर उनका मैसेज आता है, कैन यू सेंड अस 35। अच्छा। they accepted those because they हम्म। found something relevant। मतलब उनको लगा शायद जो भी मैंने स्केचेस करे, they were very simple, very 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 simple, हम्म। लेकिन वो हम्म। कनेक्ट हो रहे थे चैप्टर के साथ। और वो मैंने बनाए थे, तो हो सकता है कि कहीं पर वो फीलिंग आ रही थी। तो उन्होंने बिल्कुल। वो 35 मुझे बोले, और मैंने बनाए हाँ। थर्टी जी। फाइव स्केचेस और मैंने उनको भेजे थे। सो क्योंकि वैसे भी
कहते हैं ना सुरभि जी कि जब आप शब्दों से बात करते तो शायद इतना असर नहीं डालते, जबकि आप कोई चित्र दिखा देते हैं तो चित्र बिल्कुल आपके जहन में बैठ जाता है। जहन में कहते हैं बैठ ना कि जाता है। एक चित्र हजार शब्दों के काम करता है, और एग्जैक्टली। कनेक्ट हो जाते हैं हम उस चित्र के साथ। और चूंकि आप खुद बना रही थी, वो फीलिंग्स आपकी आपके जो रंगों से उस वो उतर रही थी कागज के ऊपर, तो इसलिए वो जीवंत हो रहे थे। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। मेरे को एक एक चित्र बनाते हुए एक चित्र वो कंप्लीट होता था, मुझे इतनी खुशी होती थी और मैं उसको बहुत देर तक देखती रहती थी, क्योंकि क्या हुआ था कि बीच का जो सफर था वो इतना लंबा हो गया था कि मैंने अपना जो पैशन था वो छोड़ दिया था। हम्म। वो पैशन था ड्राइंग। तो वो जब वापस आया और मैंने बना लिया तो वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, कि जो कहीं ना कहीं पर मैं पीछे छोड़ आई थी अपना इंटरेस्ट, वो वापस से मुझे परस्यू करने के लिए मिल गया था। सो वो मेरे लिए एक बहुत अच्छी फीलिंग और एक आगे के लिए भी बहुत अच्छा एक प्रोत्साहन था, जो टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने उसको एक्सेप्ट किया और बुक में छापा उसको। मुझे बहुत अच्छा लगा वो। इस तरह से मेरी किताब छपी और फिर उसके बाद मार्केट में आई, और एक अलग ही फीलिंग थी वो। बिल्कुल। मतलब कहते हैं जी। ना कि जब आप बहुत मेहनत से किसी चीज को तैयार करते हैं और वो आपके सामने आती है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि हम खुद उसके अंदर जिंदा हो चुके हैं, हम एग्जैक्टली, जीवंत हो वो चुके हैं एक और हम तरह से, उसके हाँ, साथ वो सफर। आपका एक जैसे नया बेबी होता है, हाँ बच्चा जब बिल्कुल, न्यू होता है, बेबी बॉर्न। हाँ, न्यू बेबी। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल उस तरह बिल्कुल। से वो फीलिंग थी जब वो बुक पब्लिश हुई। मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था, मैं बहुत बहुत खुश थी। और उसके बाद वो जो वर्ल्ड बुक फेयर होता है दिल्ली में होता है, वहां पर उन्होंने हम्म। उसको लॉन्च किया था और मुझे बुलाया था। तो ब्यूटीफुल फीलिंग्स एंड ब्यूटीफुल मेमोरीज। बिल्कुल, उसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरत अगर हम ये कहें कि कहीं ना कहीं जो बुक आपने लिखी थी, उस बुक ने जो डॉक्टर सुरभि गोयल की, जो कहते हैं ना कि हमारी जो रुचि होती है, हॉबीज होती है, उनको भी जिंदा कर दिया। जैसे कि आपने कहा ड्राइंग पेंटिंग आपकी हॉबी थी, जी। पैशन था आपका। मेरे को मुझे किसी ने जब मेरी कोटा में यहाँ पर लॉन्च हुई थी, यहाँ पर सिटी मॉल में लॉन्च हुई थी किताब, तो हम्म। वहां पर किसी ने पूछा था मुझसे कि आपको ये किताब लिखने में कितना टाइम लगा। हम्म। तो आज से 6 साल पहले की बात है ये। तो मैं 44 ईयर्स की थी तब। तो मैंने बोला कि 44 ईयर्स। राइट। They were surprised. They said, हम्म। 44 years? I said, हम्म। yes, I have written everything, whatever I have learned till now. मैंने जितना आज तक अपनी लाइफ में सीखा है, मैं हर बात जो भी सीखने वाली होती है, वो मैं हर बात हर बच्चे को सिखाना चाहूंगी, और ताकि वो जिंदगी में परेशान ना हो। गलतियां तो करेंगे, गलतियां भी बिल्कुल। करें और गलतियों से सीखे भी। लेकिन वो जो परेशानी होती है, छोटी छोटी परेशानी होती है, बच्चे आ रहे हैं, उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन से टाइम पे कैसे करना है, या एग्जाम से डर रहे हैं, या फिर किसी ने कुछ कह दिया, टीचर ने कुछ कह दिया, उसका टेंशन ले लिया। छोटी 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 चीजें जिनसे परेशान हो रहे थे, मैंने कहा वो पढ़ने के बाद उनको उसमें इट विल बी हेल्पफुल, उनके लिए बिल्कुल। फायदा रहेगा वो। तो इसलिए मैंने कहा कि मैंने अपना पूरा जितना तजुर्बा था वो उसमें सब लिख दिया था। नहीं, तो बिल्कुल। और कहते हैं ना डॉक्टर सुरभि के, जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं या डिप्रेस होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति आके आपसे प्यार से इतना बोल दे कि चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं ठीक हूं हो ना। ये जाए, मैं हाँ, हूं ना जो 3 शब्द होते हैं, कहने में तो ये एग्जैक्टली। शब्द है, पर सामने वाला जो व्यक्ति डिप्रेशन में है, बहुत ज्यादा परेशान है, उसके लिए वो जादू का काम कर जाते हैं। और बिल्कुल एक सही। जब रास्ता नहीं दिखता है, और वो रास्ता जब आप उसको दिखा देते हैं, तो क्या लगता है कि पूरी जिंदगी का सफर बहुत आसान हो जाता है। अब हम आते बिल्कुल सही हैं बात। आपके काउंसलिंग वाले पार्ट के ऊपर। डॉक्टर सुरभि गोयल जो काउंसलिंग करती हैं, क्या आप सिर्फ जो हमारे कोचिंग स्टूडेंट्स हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, या अब जो कपल्स हैं उनकी करते हैं, किस तरीके से? इस फील्ड के रेणु जी, बारे में शेयर। पिछले काफी सालों में पिछले ये मान लीजिए 5-7 साल से जब से मैंने किताब लिखी है, या उससे भी पहले, रुचि रही है लोगों को एक खुश देखने की। हमेशा कोई परेशान होता है तो अच्छा नहीं लगता, संवेदनशीलता मान लीजिए। तो वो संवेदनशीलता सिर्फ एक ग्रुप तक सीमित नहीं रही है।
मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, जो बच्चे यहाँ पर आते हैं, पढ़ते हैं, या यंगस्टर्स हैं जो टेंशन में आ जाते हैं। मैं हमारे फ्रेंड्स के बच्चे भी होते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबको थोड़ा कुछ ऐसा बताऊं जो उनकी जिंदगी में एक इंस्पिरेशनल एक वो दे, उनको जागरूक करे, या उनको थोड़ा सा पेपअप करे, मोटिवेट करे। मोटिवेट करे। तो जी उन तक तो पहुंचती ही हूँ, लेकिन मेरे को अब कोरोना काल में, क्योंकि अब कोविड आ गया, तो जी इसमें बहुत सारे जो यंगस्टर्स और यंग मतलब हमारे जैसे लोग हैं, या फिर इवन मुझसे 8-10 साल छोटे जो लोग हैं, जो अभी भी थोड़ा सा अपने लाइफ से जूझ रहे हैं, उन्होंने बहुत कांटेक्ट, मतलब काफी लोगों ने कांटेक्ट किया, या यंग कपल्स ने। तो काफी टेंशन्स थी, चाहे वो घर में उनकी आपसी समझ में दिक्कत आई हो, या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस हुई हो, तो उन्होंने भी कांटेक्ट किया। और मैं मुझे ये सोच के अच्छा लगता है कि मैं कहीं ना कहीं पर उनको भी मदद कर पाई, और कुछ फैमिलीज में हेल्प कर पाई। तो ये वाला जो मेरा एक फेज था, वो कोरोना काल में ज्यादा निकल के आया। और अदरवाइज मैं स्टूडेंट्स की काउंसलिंग करती हूँ, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं वो। उसके अलावा बच्चे जो होते हैं एट क्लास ऑनवर्ड्स, ज्यादातर जो टेंशन में आ जाते हैं किसी भी छोटी छोटी बातों, इन बच्चों में कुछ नहीं होता, सब बिल्कुल हल्का सा सुपरफिशियल डिप्रेशन होता है, जो थोड़ी सी बात करके ठीक हो जाता है। मैं उन्हीं के उनसे बात करती हूँ, उनको कुछ सेशंस देती हूँ, और जिससे वो आराम से उभर के आ जाते हैं। एक बात आपसे बात करते करते मुझे मेरे ध्यान में एक बात आई है डॉक्टर सुरभि, कि हम लोग कैसे पहचाने, बीइंग मदर या खुद व्यक्ति, कि वो व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है? क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं शुरू में कि हम आसानी से पहचान सकते हैं कि हम डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं? क्योंकि जब आप जी बात करती हैं बिल्कुल, इसके। जी बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। इसके बहुत टिपिकल सिम्पटम्स होते हैं जो आराम से पहचान में आ जाते हैं। तो इस शुरुआत में जो एंग्जायटी से स्टार्ट होता है, बच्चा जो है वो थोड़ा-सा टेंशन लेना शुरू करता है, और अगर हम उस टेंशन को वहीं पर करेक्ट नहीं करते, वहीं पर उसका ध्यान नहीं देते हैं, तो वो डिसऑर्डर में और फिर डिप्रेशन में बदल जाता है। तो ये जो एंग्जायटी से लेकर और डिप्रेशन तक का जो सफ़र है, ये कुछ वीक्स का सफ़र होता है। तो आप ये मान लीजिए महीने, 1.5 महीने में बच्चा जो है वो ऑलमोस्ट डिप्रेशन में आ जाता है, अगर हम उस पे ध्यान नहीं देते। तो शुरुआत में स्टार्ट ऐसे होता है कि कहीं न कहीं पर एक कोई ट्रिगर होता है, जैसे किसी ने कुछ कह दिया, या फिर कोई रिलेशनशिप्स हैं, उनमें ब्रेकअप हो गया, जो कि बहुत कॉमन है कि जो अफेयर्स होते हैं, तो उनमें ब्रेकअप हो गया, या फिर बच्चे के ग्रेड्स कम आ गए, जो कि बहुत कॉमन है, क्योंकि बच्चे कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा शुरुआत में दिक्कत आती है, तो पढ़ाई में सब कुछ यहाँ पर आते हैं अपने घर से दूर, तो सब कुछ एकदम से नहीं सँभाल पाते। तो जो उनका परफ़ॉर्मेंस घर पे रहता है, वो यहाँ पर नहीं रहता। वो थोड़ा-सा कम इसलिए हो जाता है क्योंकि उनको अपने सारे काम किए हुए दिखते हैं घर पे, लेकिन यहाँ पर आके वो खुद सँभालते हैं। जी तो हाँ, इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर आके उनके लिए पूरा डिफरेंट एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो वो जो इंडिपेंडेंट उनको काम करना होता है, टोटली दे दे डोंट हैव एनीवन टू डिपेंड ऑन, कोई नहीं होता उनके पास। तो ये चीज़ जब उनके सामने आती है, उसके अलावा उनकी पढ़ाई भी होती है, फिर प्रेशर्स होते हैं चारों तरफ के, टेंशन्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, जो बच्चा जिससे जूझता है। जब ये होता है तो वो कहीं न कहीं पर अपनी परफ़ॉर्मेंस में थोड़ी कमी कर देता है। शुरुआत में ग्रेड्स कम आ गए, तो एकदम से बच्चा लो हो जाता है कि अरे मैं तो अपने डिस्ट्रिक्ट टॉपर था, मैं तो जब यहाँ पर आया था, अपने गाँव में फर्स्ट आता था, या मैं तो अपनी सिटी में फर्स्ट आता था, या वहाँ पर तो मैं ऐसे परफ़ॉर्म करता था, आई वाज़ द बेस्ट इन माय स्कूल। पर यहाँ पर आके जब वो थोड़ा-सा भी उसका परफ़ॉर्मेंस कम होता है, तो वहाँ पर उसका जो लेवल है डिप्रेशन का, वो शुरू हो जाता है। ऐसे में बच्चा, जो आपने कहा ना कि क्या सिम्पटम्स होते हैं, तो इनको हम क्लूज़ बोलते हैं। डिप्रेशन के जो क्लूज़ होते हैं, तो इसमें बच्चा आइसोलेट कर लेता है खुद को, बात करना बंद कर देता है, रूम में आइसोलेट रहने लग जाता है, खाना थोड़ा-सा कम या ज़्यादा, दोनों हो सकते हैं। तो फ्रेंड से मिलना बंद कर देता है, जो उसके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, आई थिंक दे आर द बेस्ट पीपल टू रियलाइज़ कि वो उनसे नहीं मिलता।
रोज मिलने वाला बच्चा, बात करने वाला बच्चा, खेलने वाला बच्चा खेलना बंद कर देता है, बात करने वाला बच्चा बात करना बंद कर देता है, जो रोज मिलना जुलना होता है फ्रेंड्स का वो कम हो जाता है। तो ये जो आइसोलेशन होता है, ये कमरे में या फिर चुप चुप रहने लग जाता है, इंस्टीट्यूट आना छोड़ देता है या फिर स्कूल जाना छोड़ देता है, घर पे रहने लग जाता है, उसका मन नहीं लगता। चिड़चिड़ापन बहुत कॉमन है, हर बात में चिड़चिड़ाहट, किसी ने जरा सा भी कुछ कह दिया तो फ्रेंड से लड़के बैठ जाना, बोलना कि नहीं मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, या फिर फोन कोई करेगा तो फोन ना उठाना। तो ये कुछ ऐसे बहुत सिंपल से सामने क्लूज दिखते हैं हमें जो कि बताते हैं। इसके अलावा दर्द बिना बात के, जैसे आप कुछ बच्चे आते हैं पेट में दर्द हो रहा है या सर में दर्द हो रहा है या हाथ पैर में दर्द हो रहा है या बैक में दर्द हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं मिलता उसमें। उसके जो हम डायग्नोसिस करते हैं, उसमें जो अंदर हम टेस्ट करवाते हैं, टेस्ट आर टोटली नॉर्मल, टेस्ट में कुछ नहीं निकलता, सिर्फ दर्द रहता है उनको, किसी ना किसी बीमारी का शिकार रहते हैं वो, या फिर नींद नहीं आती है, नींद की दिक्कत रहती है उनको, नींद रात भर नहीं आई या फिर पूरा पूरा दिन सो रहे हैं। इसके अलावा मेन बात होती है कि चिड़चिड़ापन, अपने पेरेंट्स तक से बात नहीं करते हैं, फोन नहीं उठाते हैं और बात बात पे गुस्सा हो जाते हैं। तो ये जो सारे सिम्टम्स होते हैं, खाना इनवेरिएबली आपको ऐसा देखा गया है कि जिन्होंने सुसाइड किया पिछले 1 दिन या 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था, मेस नहीं गए थे वो। तो ये वाले सारे सिम्टम्स देखे गए जिन बच्चों ने सुसाइड किया, उससे पहले जिन्होंने, इसके अलावा छोटे छोटे वो और क्लूज देता है कि वो चाह रहा है कि मैं ये दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ सपोज, तो उसको लग रहा है मैं मुक्त हो रहा हूँ, तो अपनी चीजें देना शुरू करता है, जो उसके प्राइज्ड पोजेशंस होते हैं वो देना शुरू करता है कि लो ये मेरा एक लॉकेट था जो मुझे वहां पर फला ने दिया था, ये बहुत लकी लॉकेट है, ये तुम रख लो। ठीक है, जैसे एक बच्चे ने लिखा कि मेरा मोबाइल है, मेरे छोटे भाई को दे देना। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो वो डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करता है कि अच्छा ये वाले मेरे नोट्स हैं, मेरे तो अब कुछ काम नहीं आएंगे, तुम ले लो। सो यू हैव टू टेक दोज क्लूज जो कि बहुत इजीली पता चल जाते हैं कि ये तो ऐसे क्यों बोल रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं है, मैंने तो नोट्स नहीं मांगे इससे, पर ये सारे अपनी किताबी नोट्स ऐसे क्यों दे रहा है। सो ऐसे में जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आके अगर बताते हैं किसी को कि ऐसे ऐसे ये बच्चा है, और पेरेंट्स को सबसे अच्छा तो है पेरेंट्स को बताएं, नहीं तो टीचर्स को बता दें कि ये बच्चे में चेंजेस आए हैं और ये चीजें हैं जो हम नोटिस कर रहे हैं, या हमसे बात नहीं कर रहा है या रूम बंद करके बैठा हुआ है। तो इस तरह से हम बहुत सारे बच्चों की डीप डिप्रेशन या सुसाइड का जो टाइम होता है वो हम बिल्कुल रोक सकते हैं। इट इज प्रिवेंटेबल। बिल्कुल बिल्कुल। आपने एक यहाँ पर डॉक्टर सुरभि बहुत अच्छी एक बात कही थी कि बच्चा बात करना बंद कर देता है, क्योंकि जी मैंने इस बात को इसलिए यहाँ पर आपसे करना चाह रही हूँ क्योंकि कोटा की जब हम बात करते हैं, कोटा में देश के कोने कोने से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं, तो उनका अपने पेरेंट्स से जो बातचीत का जरिया मोबाइल या फोन ही होता है। जी तो अगर बच्चा अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर रहा है, तो ऐसे में जो पेरेंट्स हैं उनका क्या फर्ज बन जाता है, वो किस तरीके से बच्चे से कांटेक्ट करें, उस बच्चे की पोजीशन को कैसे समझे। कई बार ये भी दिमाग में आ जाता है कि हो सकता है कि पढ़ाई का प्रेशर इसलिए उसने हमसे बात नहीं कर रहा, फोन नहीं उठा रहा है, या एग्जाम टेस्ट हो रहे होंगे इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। जनरली पेरेंट्स के दिमाग में ये बात आ जाती है क्योंकि वो दूर बैठे हुए हैं, उनको ये नहीं पता कि हमारा बच्चा किस तरीके से अपने आप से लड़ रहा है। तो ऐसी पोजीशन में जो पेरेंट्स हैं उनका क्या रुख होना चाहिए उस बच्चे के, तो कैसे जज करें दूर बैठ करके मेरा बच्चा किस तरीके से किस परेशानियों से जूझ ठीक है कि नहीं है, रहा है। बच्चा ठीक है कि नहीं है। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बच्चे के आसपास 2-3 फ्रेंड्स का फोन नंबर पेरेंट्स को जरूर रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दूर दूर पेरेंट्स रहते हैं, तो इमिडिएटली बच्चे के पास पहुंचना या उसकी सिचुएशन को जानना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो 2-3 आसपास के एटलीस्ट 3 फ्रेंड्स का फोन नंबर उनके पास होना ही चाहिए, ताकि वो तीनों को फोन करके अलग अलग पूछें क्या तुम उससे आज मिले थे, वो हमारा फोन नहीं उठा रहा, क्या तुम उससे मिले थे, क्या कैसा लगता है वो तुम्हें। अगर उनमें से एक जो फ्रेंड है वो ये कह देता है, एक फ्रेंड भी कह देता है कि वो तो ठीक नहीं है, तो फिर पेरेंट्स को देर नहीं करनी चाहिए, उनको तुरंत जहां पर भी हैं
उनको यहाँ पर आके बच्चे से मिलना चाहिए, क्योंकि फोन पे आप किसी भी बच्चे की जो मानसिक स्थिति है वो असेस नहीं कर सकते, उसको आंकना बिल्कुल। बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर आके और पेरेंट्स से जो बच्चा क्लोज रहता है या उनको समझा सकता है, बता सकता है, वो और किसी को नहीं बताएगा। या फिर एक और काम हो सकता है, कई बार पेरेंट्स की बड़ी मजबूरी होती है, वो नहीं आ पाते, उनका आना बहुत मुश्किल होता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी होती हैं, हम्म। और काम की उनकी जो वर्क प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी होती हैं, नहीं छुट्टी मिलती है। तो ऐसे में दे शुड कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करके और वहां पर बोलें कि हमारा बच्चा ठीक नहीं है, प्लीज आप उनसे मिलें, क्योंकि आजकल इंस्टीट्यूट्स भी हमारे बहुत जागरूक हो गए हैं, काफी जागरूक हो गए हैं, काउंसलर्स भी हैं, और इवन जो टीचर्स हैं वो भी बहुत ध्यान देते हैं बच्चों पर। तो ऐसे में उनको कांटेक्ट करके अगर पेरेंट्स बोलते हैं तो डेफिनेटली बहुत फर्क पड़ता है, उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है, और इंस्टीट्यूट इसको सीरियसली लेता है और तुरंत से ही एक्शन लेता है उसके लिए। तो चाहे वो कोई टीचर्स हो या काउंसलर हो, वो बच्चे के पास जाकर और उससे बात भी करते हैं, और जो भी परिस्थिति है उसको अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा एक और तीसरा इंसान होता है, एक तो हो गए फ्रेंड्स, हम्म। एक हो गया इंस्टीट्यूट, तीसरा एक हम्म। जो आप जगह कांटेक्ट कर सकते हैं वो है हॉस्टल। जो हॉस्टल वार्डन है वो एक बहुत अहम रोल प्ले करता है इसमें। तो जो हॉस्टल वार्डन है वो डायरेक्ट बच्चे को हॉस्टल में घुसता हुआ और बाहर जाता हुआ देखता है ना। तो वो हॉस्टल में जो अपना वॉक करके आते हैं, आई मीन पूरा जैसे हॉस्टल का चक्कर लगा के आते हैं और सब बच्चों हम्म। को लेके आते हैं। तो वो असेस कर सकते हैं कि कौन बच्चा कितनी देर से कमरे में है और बाहर नहीं निकला, या कौन बच्चा मेस में नहीं गया, खाना नहीं हाँ। खाया। तो सब बच्चों से हेलो हाय करना या फिर उनका हाल जानना या पूछना कि तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, उससे बहुत छोटी छोटी बातों से बहुत फर्क पड़ जाता है। तो वो हॉस्टल वार्डन जो कि सबसे इजी अप्रोच है उस बच्चे तक पहुंचने की, क्योंकि वहां से कांटेक्ट करके अगर डायरेक्टली बच्चा दरवाजा नहीं खोल रहा या बहुत सैड है, तो डायरेक्टली हॉस्टल वार्डन कुछ इंटरवीन करके और बात कर सकते हैं। तो ये तीन जो मैंने बताया लोग हैं जिनसे जो पेरेंट्स हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। एक फ्रेंड्स हो गए, एक सीधा इंस्टीट्यूट में आप बात करें और बताएं कैसे हमारे को दिक्कत आ रही है, या फिर हॉस्टल वार्डन। तो ये तीनों ही हेल्पफुल होते हैं। और आज की डेट में जहाँ कोटा में अवेयरनेस इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, शायद काउंसलर का मतलब और काउंसलिंग का मतलब या फिर साइकेट्रिस्ट के पास जाने में जो कोटा आई थिंक अब आगे आ रहा है, अच्छे अच्छा बड़े से बड़ा शहर भी इतना अवेयरनेस नहीं होती है जितनी कोटा में हो रही है। ये जान के मतलब जैसे जैसे मैं प्रोग्रेस देख रही हूँ, जान के बहुत खुशी हो रही है कि 2007 में जब मैंने पहली बार काउंसलिंग का तब सोचा था करने का, तब नहीं था, तब मुझे थोड़ा सा मना कर दिया गया था, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अब जाके तो हर इंस्टीट्यूट में काउंसलर की जरूरत है, और हर इंस्टीट्यूट में बिल्कुल। हर बच्चे की काउंसलिंग की जरूरत है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं, ये पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान रखें बच्चे को भेजने से पहले। उसके आसपास उसके हॉस्टल वार्डन का नंबर, उसके फ्रेंड्स का नंबर, इंस्टीट्यूट का नंबर, ये सब उनके पास होना चाहिए। और जहां तक बिल्कुल। हो सके बच्चे से रेगुलरली बात करें, बहुत डिस्टर्ब भी ना करें, पर उसका हाल चाल जाने और पूछें कि खाना खा लिया तुमने। और प्रेशराइज ना करें उसको किसी भी तरह से कि तुम्हारे नंबर कितने हैं, या इतने नंबर, इस नंबर क्यों कम आ गए, पिछली बार तो इतने थे, या तुम्हारे फ्रेंड के नंबर तो इतने हैं तुम्हारे कैसे कम आ गए। जो कंपैरिजन होता है वो वर्स्ट होता है, वो बच्चे को काफी लो फील करा देता है। मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चे अपनी तरफ से पूरी मेहनत करते हैं और चाहते हैं हम अच्छा परफॉर्म करें। कम ही बच्चे ऐसे बिल्कुल। होते हैं जो बिल्कुल नहीं मेहनत करना चाहते, और वो उन बच्चों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो बच्चे पुश करके भेजे गए होते हैं कि नहीं तुम बिल्कुल। जाओ ये करो। हाँ। और हम्म। तो वो जो पुश करके भेजे हुए बच्चे, उनकी इंटरेस्ट ही अलग है, इसलिए आप नहीं सोच सकते कि वो सेम तरीके से परफॉर्म कर पाए या पूरे पूरे इंटरेस्ट के साथ वो आईआईटी क्रैक करें या नीट क्रैक क्रैक करें।
बिल्कुल आपने सही कहा। सबसे बड़ी बात तो डॉक्टर सुरभि आपने बहुत अच्छी बात की कि बात करें। कहते हैं ना, जब हम किसी से बात करते हैं तो बहुत सारी परेशानियों का हल निकलता है। जब आप बच्चों से बात करती हैं तो आपको पता चलता है क्या परेशानी है, उस हिसाब से आप उनको समाधान बताती हैं तो बच्चों को पता चलता, नहीं तो वो अपने आप से ही लड़ता रहता है। और सबसे बड़ी बात, बिल्कुल कहते हैं ना, भगवान ने हर व्यक्ति को जब इस धरती पर भेजा है तो कुछ ना कुछ काबिलियत और प्रतिभा देकर के भेजा है। क्योंकि बिल्कुल पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं, सब अपने अपने अलग अलग फील्ड में रहते हैं। तो हमें बेहतर रहेगा अपने बच्चे की रुचि किस फील्ड में, उस फील्ड को पहचाने और उसके हिसाब से उसको आगे बढ़े। कोई जरूरी नहीं इंजीनियर या डॉक्टर का ही प्रेशर हम उसके ऊपर डालें। बहुत सारे और भी आयाम है जहाँ बच्चे अच्छा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल। ज्यादा जैसे बेहतर है लगे। हमको ये समझना पड़ेगा, हर बच्चा अपने आप में यूनिक है, हर राइट। बच्चे में क्वालिटी है। आज की हाँ। डेट में अगर आप मछली को पेड़ पे चढ़ने के लिए बोल देंगे तो वो कैसे पॉसिबल पॉसिबल नहीं। है? मछली तो बिल्कुल। पानी में ही जाएगी ना। तो हाँ। वहां पर उसका जो जिंदगी है वो तो पानी में ही है। लेकिन अगर आप बोलेंगे पेड़ पे चढ़ो और उस कंपटीशन में, जैसे कि वो एक थॉमस अल्वा एडिसन की वो पूरी एक पिक्चर है जिसमें वो सारे जो जानवर हैं वो एक साथ खड़े हुए हैं, और उसमें जो शेर है वो बोल रहा है कि आज सबका टेस्ट है और हम्म। मैं सबका टेस्ट लूंगा। एक्चुअली इट्स नॉट शेयर, मतलब एक इंसान है जो बोल रहा है आज सबका टेस्ट है और सबके लिए इक्वल है ये टेस्ट। तो वो कि उस पेड़ पर सबसे पहले कौन चढ़ता है। अभी नीचे कछुआ भी है और हाथी भी है और बंदर भी है और मछली भी है। तो आप सोचिए कि इनमें से कौन चढ़ेगा। ऑब्वियसली बंदर सबसे पहले, क्योंकि फितरत ही उसकी बिल्कुल। वो है। तो हाँ। हर बच्चा भी इसी तरह से स्पेशल है, हर बच्चा भी इसी तरह से अपनी तरह से एक अपनी काबिलियत लेके पैदा होता है। तो अगर हम धीरे बिल्कुल। धीरे करके उनको समझें, उनकी काबिलियत को जाने, तो अगर हम बच्चे से जरा सी भी प्यार से बात करते हैं, वो मुझे लगता है कि वो सब उगल देता है, सब बता देता है क्या उसको टेंशन है, क्या इंटरेस्ट है, क्या वो बनना चाहता है। छोटे छोटे इंटरेस्ट होते हैं बच्चों के, तो उनमें अगर हम इंटरेस्ट दिखाएं तो बच्चे बहुत भोले होते हैं, बहुत सीधे होते हैं। तो उनको हम जान सकते हैं आसानी से, जैसे कच्चे घड़े होते हैं। तो हाँ। हम जैसे जो कुम्हार होता है, वो जब घड़ा बनाता है तो हाथ एक, अगर आपने नोटिस करा होगा तो एक हाथ अंदर भी रखता है, अंदर तब भी रखता है, बिल्कुल। तब हाँ। थपथपाता है, हाँ। तब घड़ा बनाता हाँ। है वो। तो मतलब नीचे सपोर्ट देता है वो। बिल्कुल। अब क्या हो रहा है, पेरेंट्स ऊपर से थपथपा रहे हैं, लेकिन नीचे सपोर्ट सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट देना भूल जाते हैं। वो सपोर्ट बिल्कुल। बहुत ज्यादा जरूरी है। वो सपोर्ट के वजह से बच्चा कॉन्फिडेंट बनता है, और जो भी उसको जो भी गाइडेंस मिलती है उसको अच्छे से लेता है। पेरेंट्स की जो भी बातें होती हैं वो गलत तरीके से नहीं लेता। तो वो सपोर्ट, पेरेंटल सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। बिल्कुल। हाँ। मैं जो सारे जितने भी बच्चे हैं उनसे यही बोलूंगी कि अपने फ्रेंड्स को, एक दो फ्रेंड्स ऐसे जरूर बनाएं जिनसे अपने दिल की बात करें। हमारा तो टॉपिक भी दिल की बात है। इट इज सो इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल। अपने दिल की बात किसी ना किसी से जरूर करें। एक फ्रेंड भी ऐसा हो जिससे आप जो भी चाहें वो बिना जज किए बात हो जाए, वो सामने वाला आपको जज ना करे कि आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपकी बात सही है या गलत है, या आप सही राह पे चल रहे हैं या गलत राह पे, बस एक बार सुन ले। तो वो एक सिर्फ सुनने का ही जो प्रतिक्रिया जो उसकी रहती है, वो इतनी इंपॉर्टेंट होती है कि उससे ही बहुत कुछ सॉल्व हो जाता है। उसके आगे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, बच्चा अपने आप खुद ब खुद ठीक हो जाता है। पर वो एक पर्टिकुलर मौका जो होता है, वो मौका ही नहीं मिलता उसको कि वो अपने दिल की बात हम्म। किसी को बोले। बिल्कुल। और क्योंकि फ्रेंड्स जो कहते हैं है ना कि पीछे हाँ। पड़ के पूछना होगा कि क्या बस। प्रॉब्लम है, चुप क्यों है तू, हम्म। हाँ। बोलो, क्या क्या सोच रहा है, क्यों नहीं खाना खाने आया। तो लिटरली पीछे पड़ के, जैसे कहते हैं ना, वो एक होते हैं ना चिपको फ्रेंड्स, वो चिपको फ्रेंड्स भी हम्म। बहुत जरूरी होते हैं। तो पीछे पड़ के पूछे कि ऐसे नहीं, तुम बात क्यों नहीं कर रहे आज, बार बार फोन करना या जाके या उसको पकड़ के और खाना खाने ले जाना, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। ये इन बच्चों की लाइफ में जो यहाँ पर आके बहुत छोटी उम्र में अकेले रहना शुरू कर देते हैं।
बिल्कुल। और कहते हैं ना कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि आप अपनी दिल की बात कहना ज़रूरी हो जाता है। कई बार हमने जी, भी देखा, हम किसी से बात कर लेते हैं तो हम ये बोलते हैं, अरे यार तुमसे बात करके मेरा दिल का बोझ हल्का हो गया। हल्का ये हो शब्द गया। कहे बिल्कुल, जाते हैं। तो वो जी, ये बोझ, दिल में जो बोझ है उसका हल्का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और हमारे साथ रेनू शब्द मुखर्जी जुड़ी हुई हैं, वो कह रही हैं बेहद सार्थक बातचीत। थैंक यू रेनू जी। बंटी डांगी जी भी हैं, थैंक यू। थैंक यू बंटी। अ, अब हम जानना चाहेंगे सुरभि जी कि आपने इतने सालों से बच्चों की काउंसलिंग की है। जी, आप हमें आपने सिम्टम्स बताए, किस तरीके से हमें बच्चों के साथ अपना एक दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्त बन जाना चाहिए बच्चों के साथ, तो जी। शायद बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारी सॉल्व हो जाए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि जब आप बच्चों की काउंसलिंग करती हैं, तो सबसे बड़ी चीज या कहना चाहिए एक कॉमन प्रॉब्लम आपको क्या लगती है कि वो बच्चे झेल, कि वो जो अ, कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों में, वो आपको सामने देखने को मिलती है? जी, जी। भाई इसमें आप तो इतने बच्चों की काउंसलिंग करने के बाद आपको जी, लगा कि नहीं, सभी बच्चों में, मैक्सिमम बच्चों में ये परेशानी सबसे ज्यादा जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जा रहे देखिए सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन एक ऐसा वर्ड है जो हर चीज़ में होता है। एडोलेसेंस जो होती है एज, वो एक ऐसी उसमें एक आइडेंटिटी क्राइसिस हम लोग टर्म काम में लेते हैं। आइडेंटिटी क्राइसिस होती है जिसमें बच्चा ना तो छोटों में होता है ना बड़ों में, ठीक है? वो अपनी आइडेंटिटी ही नहीं जान पाता कि मैं कौन हूँ। मैं बड़ों में आता हूँ कि मैं छोटों में आता हूँ, मेरे फ्रेंड्स कौन है, मैं अच्छा हूँ कि मैं बुरा हूँ, मैं ये काम करूंगा तो मैं अच्छा कहलाऊंगा या बुरा कहलाऊंगा। तो जो आइडेंटिटी क्राइसिस होती हैं और इमेज क्राइसिस होती हैं वो उस टाइम पे बहुत कम। तो इस टाइम पर जब बच्चा आता है बाहर पढ़ने अकेला, तो हैं। वो इससे जूझ रहा होता है। वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में होता है, अंदर हॉर्मोन्स होते हैं जो कि खेल कर रहे होते हैं। तो जो हमारे जो टीनेज हॉर्मोन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा परेशान करते हैं टीनेज में, तो उससे भी जूझ रहा होता है। तो ये जो बच्चे होते हैं उसी समय फ्रेंड्स भी नए बनते हैं जब यहाँ पर आते हैं। तो वो जो पीयर प्रेशर होता है, सोसाइटल प्रेशर होता है, उधर से पेरेंट्स भी एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा अच्छा परफॉर्म, अब इतना दूर भेजा है, इतना पैसा खर्च करा है और हमने अपने कलेजे के टुकड़ों को इतनी दूर भेज दिया। तो हम्म। बात उनकी भी सही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं पर कुछ कम्युनिकेशन में गैप आ जाता है। तो ये जो सारे प्रेशर्स उस समय वो बच्चा झेल रहा होता है, ऐसे में अगर एक ट्रिगर मिल जाता है तो बच्चा, अगर जैसे परवरिश के टाइम पे मैं बहुत ज्यादा हर बार बोलती हूँ कि बच्चे की जो परवरिश होती है वो बहुत ज्यादा अहम मुद्दा होता है, अहम रोल प्ले करती है लाइफ लॉन्ग में। ये जो 18 साल तक की परवरिश होती है, उसको घर में माहौल कैसा मिला। अगर घर में पेरेंट्स झगड़ रहे हैं छोटी छोटी बातों पर, तो घर का माहौल खराब है, बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्कुल नीचे आ जाता है। आपको पता भी नहीं चलता, आपको लगता है नहीं बच्चे को खाने पीने के लिए मिल रहा है, हम अच्छे स्कूल में भेज रहे हैं, उसको सब चीजें मुहैया करा रहे हैं, उसको सारे टॉयज ला के दे रहे हैं, लेकिन आप में जो आपसी सामंजस्य है वो नहीं है। आप समझ नहीं पाते कि बच्चा इतना मॉरली डाउन होता है। ऐसे में जब बच्चा निकल के बाहर आता है, तो वो जो घर में जो प्यार की कमी होती है, हार्मनी की, सामंजस्य की कमी होती है, वो आके वो बाहर ढूंढने लगता है। वो खुशी जो होती है वो बाहर ढूंढने लगता है। ऐसे में कोई हम्म। आपसे प्यार से दो बोल बोल देता है, तो वहां पर आपका उसकी तरफ रुझान हो जाता है। सो रिलेशनशिप्स ऐसे शुरू होती हैं। हम सोचते हैं कि ये टीनेज है, इनको क्यों, क्या जरूरत है रिलेशनशिप में। सिर्फ दो शब्द उनके कोई प्यार से आराम से बैठ के सुन ले, उनको कोई समझ ले कि वो क्या सोचते हैं उस एज में। इसके अलावा घर में जो और माहौल होते हैं, जैसे पेरेंट्स का सेपरेशन। अब कहने को तो पेरेंट्स सेपरेट हो गए, कोई एक पेरेंट बच्चे को पाल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो भगवान ने बनाया है पेरेंट्स, भगवान ने अलग मदर फादर है लेकिन एक शब्द है पेरेंट्स। तो वो इतना इंपॉर्टेंट रहता है इसमें कि मदर का रोल अलग है और फादर का रोल अलग है। दोनों को अपना अपना रोल प्ले करना होता है। तो अगर एक नहीं है उनमें से, परिस्थितियां कुछ भी हैं, चाहे एक की मृत्यु हो गई है या सेपरेशन हो गया है या एक बाहर रहता है कहीं बाहर कमाने के लिए, सब चीजों से बच्चों पर फर्क पड़ता है।
इन सब चीजों का फर्क जो है वो बच्चे की परवरिश पे पड़ता है। तो आपको टाइम टाइम से बच्चे से बात कर कर ध्यान देना पड़ेगा कि बच्चे के मन में क्या चल रहा है, उसके मन में कोई क्वेश्चंस तो नहीं है, वो क्या सोचता है इस रिलेशनशिप के बारे में, कि मदर फादर फादर नहीं है तो क्या सोचता है कि मेरे फादर होते तो क्या करते। तो वो जो छोटी छोटी कमियां होती हैं वो पूरी करनी होती है। इसके अलावा ड्रिंकिंग की जो हैबिट होती है या कोई भी हैबिट होती है घर में खराब, जितनी भी हैबिट्स होती हैं, उनको बच्चा देखता है, फादर ड्रिंक करके आ रहे हैं या मदर को वो हाथ उठा रहे हैं मदर पर या खराब तरीके से बोल रहे हैं, इससे बच्चा अंदर ही अंदर बहुत डर जाता है। मैं पहले भी अपने उसमें एक में काफी बार बोल चुकी हूँ कि जब बच्चा पैदा होता है तो ये मान लीजिए कि जो बच्चे की दो आंखें होती हैं वो कैमरे की तरह है। ये मान लीजिए कि जब बच्चा पैदा होता है तो आप अपने दिमाग में लिख लीजिए कि आप कैमरे की नजर में हैं। आप जो भी काम करेंगे, चाहे वो 6 महीने का बच्चा हो, चाहे साल भर का, चाहे 2 साल का या 15 साल का, आप जो भी काम उसके सामने करेंगे वो सब उसके कैमरे में अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। आप कितना भी उसको समझा लें कि मोबाइल अच्छी चीज नहीं है, पर वो आपको सबसे पहले देखता है कि ये कितना मोबाइल देख रहे हैं। आप सही बात। मोबाइल पे देखते देखते बोलते हैं मोबाइल मत देखना, वो नहीं सीख सकता। आप टीवी देखते देखते बोलते हैं तुम कितना टीवी देखते हो, वो नहीं सीख सकता। या फिर आप किताब उठाते भी नहीं हैं और उनको बोलते हैं सारा दिन पढ़ो, वो नहीं सीख सकता। कहीं ना कहीं पर आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। आप ये देखेंगे कि जो गांव के बच्चे होते हैं, गांव से जो आते हैं बच्चे, वो बहुत मेहनती होते हैं, पढ़ाई में भी आगे निकल जाते हैं, बोलते हैं अरे ये तो गांव का था, फिर भी हाँ कैसे क्रैक कर गया। दे हैव सीन देयर पेरेंट्स वर्किंग हार्ड। वो दिन रात अपने पेरेंट्स को अपने काम में लगा हुआ देखते हैं, वहां से सीखते हैं वो, वहां से उनको प्रेरणा मिलती है कि मेहनत करना कितना जरूरी है। तो इसलिए आप बच्चों से ऐसा नहीं सोच सकते कि आप आराम से जैसा मर्जी रहें या फिर आप सिगरेट पिए या ड्रिंक करें और बच्चों को बोलें कि ये खराब चीज है, ये नहीं करनी, ये पॉसिबल नहीं है। आपको सबसे पहले, वो कहते हैं ना एक्शन स्पीक बेटर देन वर्ड्स, एंड यू हैव टू एग्जाम्पल, वो करना पड़ेगा और बच्चों को समझाना पड़ेगा कि देखो हमारे साथ, या फिर इवन बच्चों के साथ बैठकर थोड़ी देर बात करें, अपनी गलतियां बताएं कि जब हम छोटे थे तब हमने ये गलती करी तो ये हुआ, इसलिए हमने ऐसा करना शुरू करा, हमने ये सीखा। तो बच्चा आपको अपने लेवल पे ले आता है। आप जब अपनी गलतियां बताते हैं तो बच्चा आपको एकदम पेडेस्टल पे नहीं रखता। बच्चा सोचता है अच्छा इनसे भी गलतियां हुई थी, इसका मतलब मुझसे भी हो सकती है। तो उसको एक बहुत अंदर एक ढाढ़स बनता है, जिसकी वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो अगर गलती करता है तो आपसे आके साझा करेगा। वो जो भी गलती करेगा कि आज मुझसे ये गलती हुई, तो आपसे आके साझा करेगा और दोबारा गलती नहीं करेगा। तो ये बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं। इससे इसके अलावा एक बोलते हैं कि कनेक्शन बिफोर करेक्शन। आप बच्चों से कनेक्ट करो उनको करेक्ट करने से पहले। आप अगर उनको डांटते रहो, तुम ऐसे कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ पर क्यों बैठे हो, खेलने क्यों गए हो, अब पढ़ क्यों नहीं रहे, सोते क्यों रहते हो, तो उससे पहले आप प्लीज बच्चों से कनेक्शन बनाइए। एक प्यार का जो रिश्ता होता है वो, और एक जो माँ बाप का जो मेच्योरिटी होती है वो आनी चाहिए उभर के कि ये मेरे पेरेंट्स हैं, वो फीलिंग आनी चाहिए। तो वो जो कनेक्शन होता है, पहले कनेक्शन करना है और फिर उनको करेक्ट करना है कि ये जो तुम कर रहे हो ये गलत है। नैगिंग मतलब लगातार बोलने से कोई फायदा नहीं है, बच्चे नहीं सुनते। शायद हम सब जानते हैं कि जितना भी बच्चों को बोला जाता है, लगातार जो हम बोलते रहते हैं वो नहीं सुनते हैं। सही बात है। तो एक अपनी लेवल जो है वो ऐसा बनाना पड़ेगा कि बच्चे आपको एक लेवल पे देखें और सोचें कि हाँ ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। तो एक बार बोले, 2 बार बोले और बच्चा समझ जाए, बस उतना काफी है। बहुत नहीं, ज्यादा बिल्कुल उसको। सही बात। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चे से जो हम चीज करवाना चाहते हैं पहले हम खुद तो करना शुरू करें उस चीज के लिए, वो खुद करना सबसे पड़ेगा। ज्यादा। क्योंकि एक बिल्कुल। एग्जाम्पल तो सेट आपको करना पड़ेगा पहले, जैसा हम चाहते सबसे हैं ज्यादा कि तो कहते बच्चा हैं ना। 24 घंटे आप ही को देखता है। राइट।
बिल्कुल सही तो कहा। अगर आपके ही जो एक्शंस होंगे वो सही नहीं होंगे, तो बच्चा तो सही हम्म। नहीं कर सकता। तो बिल्कुल सही कहा। पेरेंट्स में आपसी जो प्यार होता है, मैं तो यही तक कहती हूँ कि बच्चों के सामने हाथ पकड़ना, पेरेंट्स का हाथ पकड़ना या हंसी मजाक करना या थोड़ा पास बैठ, बहुत बहुत जरूरी है उनका, क्योंकि उससे बच्चे को जो सिक्योरिटी मिलती है, वो सिक्योरिटी हम्म। किसी चीज से नहीं मिल सकती। उसको अपना बिल्कुल। एक सामने घर दिखाई देता है, उसको ऐसा लगता है मैं सिक्योर हूँ, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ हैं, खुश हैं। तो वो जो सिक्योरिटी, मेंटल सिक्योरिटी होती है, वो और कुछ नहीं दे सकता। आप बच्चे को कितने भी टॉयज लाके दे दें या कुछ भी दे दें, वो सिक्योरिटी, वो चीजें नहीं दे सकती। एक अलग ही कॉन्फिडेंस आता है उस बच्चे में। तो बिल्कुल आपने सही कहा ये चीज तो। और पहले भी देखा जाए तो सबसे बड़ी बात कि पहले जब हमारे कहते हैं ना कंबाइंड फैमिलीज थी, सब साथ में रहते थे, दादी बाबा चाचा चाची बुआ वगैरह, तो बच्चा कहीं ना कहीं किसी ना किसी से कनेक्ट रहता था एग्जैक्टली, और बिल्कुल। सबकी निगाहों में रहता था और उसको लगता था कि मेरा परिवार साथ में है। और वो अपनी बातों को साझा करता था, दादी से की, दादाजी से की, चाचा चाची से। आजकल क्या हुआ है कि फैमिलीज में उस मम्मी पापा या एक सिस्टर, न्यूक्लियर बहुत ही फैमिलीज हो गई छोटी सी फैमिली हो चुकी है, है। एकल जी, पद्धति हाँ, की। तो यहाँ पर और दोनों वर्किंग में है मम्मी पापा भी, तो बच्चों के साथ जो बातचीत का एक दौर है वो खत्म सा हो चुका है। जी, जी, बच्चा जी, स्कूल से जी, आता है, अपने आप खाना ले रहा है, और वो स्कूल से आने के बाद अपने पेरेंट्स को बताना चाहता है कि दिन भर मैंने स्कूल में क्या किया, लेकिन उसकी बात को सुनने वाला कोई नहीं होता। तो वो अंदर ही अंदर उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज आई है सामने कि बच्चे जो कंबाइंड फैमिली से हट करके जो हम लोग न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़े हैं, ये भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हुई है इसमें, क्योंकि बच्चा अपनी जी, बात को बिल्कुल। कह ही नहीं पा रहा कहीं भी। एग्जैक्टली, उसके पास कोई भी एक इंसान नहीं है जिससे वो हाँ, खुल के अपनी बात कह सके, जो भी बात कह उसके मन सके। में है। और जो भी उसके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज हैं उसके मन में, वो हाँ, किसी से भी खुल के नहीं कह पाता है। बिल्कुल। और भी बहुत सारी चीजें हैं रेणु जी, जो मैंने देखी कि बच्चों में थोड़े थोड़े चेंजेस आते हैं। यहाँ पर आए तो नींद जैसे है, एक हाँ। बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है नींद का। यहाँ पर आते हैं तो वो चाहे मोबाइल की वजह से या अपने फ्रेंड्स के साथ बात करने की वजह से या किसी भी वजह से, वो रात रात को जो जगते हैं, डिप्रेशन का एक वो मुख्य कारण है। तो नींद कंप्लीट करना, 10 से लेकर 6 बजे तक जितना भी आप सो पाए, 10 से लेकर 5 बजे तक, मतलब 7 से 8 घंटे की नींद कंप्लीट करना बहुत बहुत जरूरी है। तो इसके लिए रात को टाइम से सोएं, सेम टाइम पे सोएं, और सुबह एक शेड्यूल बना के सुबह उठें। तो वो जो एक टाइम होगा, आपका रूटीन होगा, वो रूटीन सही रहना चाहिए। तो बच्चे यहाँ पर आते हैं, कोई टोकने वाला नहीं होता, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। तो वो एक कारण हो जाता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, आप मोबाइल कितना देख रहे हैं, मोबाइल में कितना इन्वॉल्व है। तो मोबाइल भी एक जैसे मैं कहूँगी कि वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स है डिप्रेशन का। क्योंकि फोमो सिंड्रोम जिसे कहते हैं हम, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो होता हम्म। है कि हमारा कोई मैसेज तो नहीं छूट गया, हमारा कोई राइट। कमेंट नहीं छूट गया। तो हम्म। दिमाग में लगातार ये बना रहता है कि हमें ये कमेंट करना है, या ये फेसबुक पे डालना है, या ये जो इंस्टाग्राम पे फोटो अपलोड करनी है, कितने कमेंट्स आएंगे, कितने लाइक्स आएंगे। तो इन सब बातों से बच्चे बहुत बहुत इफेक्ट होते हैं, और वो अपनी बिल्कुल। जिंदगी, जी, बिल्कुल जिंदगी अगर कहें कहें तो हम ये कह सकते हैं कि लाइक्स के बीच में सिमट करके रह गई है हमारी। एग्जैक्टली, बिल्कुल। बिल्कुल। आ, राजकुमार जैन रंजन सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो लिख रहे हैं इसमें बहुत सुंदर तथ्यात्मक उपाय दे, अनुकरणीय बात, बधाई। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी थैंक मच यू सर। सो मच, क्योंकि थैंक यू। वास्तव में जो आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है बच्चों के साथ में कि बच्चे ये कहते हैं कि पेरेंट्स हमें नहीं समझ पा रहे, और पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चे हमें नहीं समझ। तो जहां ये समझ वाली बात आ जाती है वहीं में हम उलझ करके रह जाते हैं। ना तो बच्चे हमारे दोस्त बन पाते इस उलझन में, ना हम बच्चों के दोस्त बन पाते हैं। और वो दूरियां जो कहते हैं ना, जनरेशन गैप, वो इसी तरीके से दुनिया बढ़ती हुई चली जाती है। और शायद ये दूरियां ही है वो कारण बन जाती हैं कि बच्चे डिप्रेशन में चले। मतलब मैं तो सारे पेरेंट्स को ये रिक्वेस्ट करूंगी, यहाँ पर जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, कि हम अपने बच्चों को प्रेरित नहीं करते जिंदगी जीने के लिए, हम अपने सही बात। बच्चों को प्रेरित करते हैं
उत्कृष्ट एक्सेल्ड लाइफ जीने के लिए हमने उसके आगे, लाइफ के आगे एक, उससे पहले एक एडजेक्टिव लगा दिया है कि तुमको एक्सेल्ड लाइफ जीनी है, बहुत ऊंची बढ़िया लाइफ जीनी है। लाइफ जीनी है ऐसा कोई नहीं बोलता। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने बच्चों को जिंदगी जीना सिखाएं, उत्कृष्टता अपने आप आ जाएगी। अच्छा, सही बात। आपका बच्चा अपने आप एक्सेल करने लग जाएगा जब वो अच्छी जिंदगी जिएगा। तो हम जब पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स आजकल, रेणु जी, मैं पेरेंट्स को भी बहुत दोष नहीं देना चाहूंगी, बेचारे पेरेंट्स भी काफी डरे हुए रहते हैं कि उनका बच्चा आगे कैसा रहेगा, जिंदगी अच्छी रहेगी नहीं, कंफर्टेबल रहेगी, कंफर्ट सारे होंगे कि नहीं। तो मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि कंफर्ट्स तो तभी आएंगे जब बच्चा मन से शांत रहेगा और कॉन्फिडेंट रहेगा। मन से शांत और कॉन्फिडेंट बच्चा तभी रह सकता है जब वो जो चाहे, जो उसको अच्छा लगे, जिसके लिए वो पैशनेट हो, वो करे। तो ये चीज कई बार खुद के ऊपर भी लागू करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो बच्चे इससे निकलते हैं, मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में आते हैं, बहुत सारे बच्चे जो नीट क्रैक नहीं कर पाए या जो आईटी क्रैक नहीं कर पाए, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। दे आर डूइंग बेटर देन आईटीएंस, दे आर डूइंग बेटर देन डॉक्टर्स। मतलब आज की डेट में कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने कंपनी खोल के अपने अंडर ही डॉक्टर्स को लगा लिया। तो दे आर परफॉर्मिंग सो वेल। और उनके पेरेंट्स अगर वहीं पर उनको सिमटा देते कि भाई नहीं, तुमको तो डॉक्टर ही बनना है, तो उनकी तो लाइफ अलग होती। वो शायद अच्छे डॉक्टर ही बन पाते या अच्छे इंजीनियर ही बन पाते। आज की डेट में 2018-19 में बहुत सरप्राइजिंग ये एक आंकड़ा है कि 1200 आईआईटियंस ने ड्रॉप आउट किया, 1200 आईआईटियंस ड्रॉप आउट, जो कि अपने आप में एक कितना बड़ा आंकड़ा है। तो ये ऐसा क्यों हुआ? तो उसमें से कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, आप चाहते थे ना कि हम आईटी क्रैक कर लिया, अब हमें आईटी नहीं करना। ऐसे भी बच्चे हैं, सोचिए। मतलब पेरेंट्स के को बताना चाहते हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन करना नहीं चाहते, हमारा जो इंटरेस्ट है वो कुछ और है। तो पेरेंट्स को ये धीरे धीरे करके समझना पड़ेगा, और शायद कोई भी अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर बनाने से पहले उनको ये एम करना पड़ेगा कि वो अपने बच्चों को अच्छा इंसान बनाए, क्योंकि वो इंसानियत तो बहुत कम होती जा रही है। बच्चे इतने जूझते जा रहे हैं लाइफ से कि उनको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन दिखता है, एक रेस दिखती है, जो रैट रेस होती है, जिसमें सारे वो दौड़ने वाले चूहे ही होते हैं, और वो अगर सबसे आगे कोई पहुंचता है तो वो भी चूहा ही है। तो अल्टीमेटली उस रैट रेस में लग जाते हैं ये बच्चे, जो उनकी जिंदगी बहुत खूबसूरत नहीं रहती। जरूरी नहीं है कि आपकी, वो कहते हैं ना कि a happy man is always successful, but a successful man may not be happy. सही बात है कि सक्सेस आपको जरूरी नहीं है कि खुशी दे। और शायद मेरे से ये काफी लोग हामी भरेंगे इसके साथ कि ये बात बिल्कुल अच्छी तरह हम देखते हैं जब इस लेवल पे आ जाते हैं, इस उम्र में आ जाते हैं, कि हमारे कई दोस्त ऐसे रहते हैं जो कर रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, लेकिन खुश तो नहीं है, कुछ तो कुछ कमी है। कमी है। आपने बिल्कुल सही कहा। कहते हैं ना कि सफलता मिल जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं कि खुशी उसके साथ आए। लेकिन आप खुश हैं तो सफलता आपको हर जगह मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात है कि अगर हमारा बच्चा आईआईटी क्रैक नहीं कर पा रहा या डॉक्टर नहीं बन पा रहा, तो हम उसको ये ना कहें कि ये तुमने क्यों नहीं किया, हमने इतना पैसा तुम्हारे ऊपर खर्च किया, बल्कि उसको ये समझाएं, कोई बात नहीं बेटा, जिंदगी इससे भी आगे। सिर्फ आईआईटी या डॉक्टर के पास आकर के जिंदगी नहीं रुक जाती है, जिंदगी इससे भी आगे हो सकता है, इससे अच्छा आपकी लाइफ में कुछ होने वाला है। तो इस चीज को यहाँ छोड़ करके लाइफ में आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ना और जिंदगी को बिल्कुल बिल्कुल इसमें अपने जो प्लान्स हैं बच्चों के, जो भी वो प्लान करते हैं अपने लिए, उसमें आप प्लान ए बी सी जरूर रखें, सिर्फ प्लान ए मत नहीं रखें। हाँ, प्लान बी और प्लान सी भी होना चाहिए कि अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ, अगर बच्चा ने आईआईटी नीट क्रैक नहीं किया, तो क्या करना है।
दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ, क्योंकि बच्चे आगे सोचते ही नहीं है, पेरेंट्स आगे सोचते ही नहीं कि अगर ये नहीं हुआ तो आगे क्या। हम्म। फिर अगर प्लान बी भी नहीं आया, सपोज आपका राजस्थान में भी नहीं आया या और किसी छोटे एग्जाम में भी नहीं आया, फिर क्या। हम्म। तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। लाइफ बहुत खूबसूरत है और बहुत सारी चीजें करने हाँ, के लिए। सही तो बात है। अगर करना चाहे इंसान तो बहुत कुछ कर सकता है। सिर्फ अपना पैशन उस समय अपना इंटरेस्ट देखने की जरूरत है। और बहुत सारी अच्छी अच्छी मूवीज बनी हैं, जैसे छिछोरे आई थी, और और थ्री इडियट बिल्कुल इसको मतलब कहना चाहिए, बहुत सारी चीजें थ्री इडियट मूवी हमें सिखा के जाती है कि बच्चे के ऊपर आप अपनी इच्छाएं मत, होपी ये वर्ड में यूज करूंगी कि नहीं तुमको एग्जैक्टली। इंजीनियर ही बनना है, नहीं तुमको डॉक्टर ही बनना है। बच्चे जिस फील्ड में जाना चाहते हैं उस फील्ड में जाने दीजिए। और कॉलेज और इंस्टीट्यूट में भी बच्चे को प्रेशर नहीं होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल नहीं होना। जब बच्चा प्रेशर में होता है, बच्चा क्या, हम लोग भी जब प्रेशर में होते हैं तो जो काम हम करना चाहते हैं वो भी नहीं कर पाते, जो हम अच्छा सोच एग्जैक्टली, सकते मतलब हैं ये वो तो भी। हर जगह ही हम देखते हैं, हर जगह, चाहे वो हाँ। इवन हम क्रिकेटर्स को देखते हैं। वो क्रिकेटर्स हाँ। के बारे में कहते हैं ना कि जब ये जो प्रैक्टिस जो होती है इनकी, इसमें इनकी अलग परफॉर्मेंस होती है क्योंकि वो केयर फ्री परफॉर्मेंस होती है। लेकिन जहां हाँ। मैचेस खेलने जाते हैं वहां इतना टेंशन में खेलते हैं कि वहां पर कई बार नहीं परफॉर्म कर पाते। तो बिल्कुल। परफॉर्मेंस प्रेशर जो होता है वो तो हर एक के साथ होता है। तो हम इन बच्चों के ऊपर ये परफॉर्मेंस प्रेशर अभी इतनी छोटी सी एज में ना ही डालें तो अच्छा रहेगा। और इनको समझने की कोशिश करें कि समय अगर इनके साथ हम ज्यादा बिताएं तो सही के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। क्योंकि ये बच्चे जितने ऊपर दिखते हैं उससे कहीं ज्यादा नीचे होते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता सही। है। बिल्कुल। बहुत फेमस जो राइटर हैं और फिलोसोफर हैं, और उनका नाम है खलील गिब्रान। उन्होंने लिखा है कि आप जो है एक निमित्त, एक मीडियम है बच्चों को इस धरती पर लाने का। यू आर जस्ट अ सही बात। मीडियम। हम्म। दे आर दे आर नॉट फ्रॉम यू, दे आर कमिंग थ्रू यू। मतलब वो आपका कोई पार्ट नहीं है, सिर्फ आप एक जरिया हम्म। है उनको इस धरती पर लाने का। तो आप प्लीज बच्चों को अपनी प्रॉपर्टी ना समझें। वो एक सही अलग बात। इंडिविजुअल है, एक अलग ह्यूमन बीइंग है। और जो आज का बच्चा है वो क्या सोचता है, आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अपना सिखाना तो दूर, अच्छा लगेगा अगर आप बच्चों से कुछ सीखे तो वो आपको बहुत कुछ सिखा देंगे। क्योंकि बिल्कुल। आजकल के बच्चे तो जो जिस तरह से बात करते हैं, जिस तरह से सोचते हैं, उनको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ जिंदगी को समझते हैं वो। थोड़ी सी गाइडेंस की उनको जरूरत होती है, आपके एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, दैट इज इट। बिल्कुल। तो बच्चों को ज्यादा सिखा के ना सिखाकर आप उनको सिर्फ और सिर्फ प्यार दीजिए। दे जस्ट नीड योर लव एंड नॉट योर थॉट्स। आपकी जो बिल्कुल। सोच है उनको नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी सोच तो बहुत आगे का फ्यूचर है, वो आप सोच भी नहीं सकते। तो जहां तक हो सके बच्चों को बहुत सारा प्यार दीजिए, क्योंकि आगे चल के तो बच्चे दूर चले जाते हैं आपसे, जरूरी नहीं है कि आपके पास रहे वो बच्चे। तो बिल्कुल जितना सही उन्हें बात है। प्यार देंगे, तो जैसे मैं बहुत सिंपल वर्ड्स में कहती हूँ कि उनको रूट दीजिए और उनको विंग्स दीजिए। रूट जो कि आपके आपसे जुड़े रहे हमेशा, और विंग्स ताकि वो ऊंची उड़ान भर पाए, बिल्कुल। बहुत ताकि जब जरूरी है। उड़ान भरे तो कभी कभार आपके पास लौट के जरूर आ पाए। सही बात। तो जड़ जो होगी और आपसे जो जुड़ाव होगा, जड़ और जुड़ाव दोनों उनको वापस आपके पास आने पर मजबूर करेगा। तो वो जो प्यार है वो हमेशा बना रहेगा, इज्जत बनी रहेगी। तो उनको रूट्स भी दीजिए और उनको विंग्स भी दीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर श्रुति, आज रियली आपने कहना चाहिए बहुत अच्छी बातें यहाँ पे कही, और इस बात को खत्म करने का मन नहीं कर रहा, लग रहा है कि और भी बात आपसे करते जाए, क्योंकि ये प्रॉब्लम एक ऐसी प्रॉब्लम है कि हर पेरेंट्स, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा, कोई भी ऐसा पेरेंट्स पेरेंट्स नहीं होगा जो इन समस्याओं से नहीं जूझ रहा होगा या नहीं उसने इन समस्याओं का सामना किया होगा। शैलजा जी, बिल्कुल थैंक यू शैलजा जी, वो कह रही हैं एक्सीलेंट डॉक्टर सुरभि जी। थैंक थैंक यू यू। शर्मा। और
आपने जिस तरीके से बहुत सारी चीजों को बताया कि कैसे हम बच्चों को टैकल करें, पेरेंट्स कैसे टैकल करें, इंस्टीट्यूट कैसे टैकल करें, अगर बच्चा हमारा डिप्रेशन में जा रहा है हम कैसे उसको समझे कि हमारा बच्चा किन परेशानियों से जूझ रहा है। क्योंकि हम थोड़ा सा इस चीज में ध्यान दें कि हमारे बच्चे का जो डेली रूटीन चल रहा है, कि बच्चा जैसे आ रहा है मुझसे बात कर रहा है, मैं अपने बच्चे की बात करूं, स्कूल से आया मुझसे बात कर रहा है, सारी चीजों को वो कहने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सडन उसके व्यवहार में चेंज आ जाता है, तो मुझे इस चीज के लिए ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, ऐसा हुआ क्यों, मैं बच्चे से बात करूं। लेकिन आज होता यह है कि भागती दौड़ती जिंदगी में हमारे पास इन चीजों की तरफ ध्यान देने के लिए समय ही नहीं रहता। हमारे पास समय नहीं रहता कि हमारे बच्चे कैसे कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा समय बच्चों के लिए हमारे निकालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और बहुत आपने जरूरी है। सही कहा कि बच्चों को पंख देने हैं, लेकिन बच्चों की जड़ों को अपने पास रखना है। जी जी। ताकि कहते हैं ना कि जैसे पतंग आसमान में उड़ने देनी है, लेकिन डोरी को अपने पास थाम के रखना है। अगर डोरी कट गई तो पतंग उड़ करके कहीं और चली जाएगी। चली तो उस जाएगी। डोरी को वो प्यार की डोरी है, वो उस प्यार की प्यार की डोरी। डोरी को बांध करके हमें रखना होगा। और बच्चों को यही कहना, जो बच्चे सुन भी रहे हैं और जो पेरेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं यही कहना चाहूंगी, प्लीज बच्चों को ये मत सिखाइएगा कि आपको इस फील्ड में जाना है। बच्चों को ये सिखाइएगा आप इस दुनिया में आए हैं, भगवान ने आपको जिंदगी दी है, ये जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है, इसे सिर्फ बिल्कुल अपने नजरिए के साथ जिए। क्योंकि बच्चा जो करना चाहता है अगर आप उसे करने देंगे तो वो 101% के साथ करेगा। लेकिन हम बिल्कुल। अपनी इच्छा के अनुसार बच्चे को करने देंगे, करेगा जरूर, लेकिन वो मन मार के करेगा। जैसा कि मैंने कहा ना, 3 इडियट मूवी की मैंने बात की थी, फोटोग्राफर बनना है लेकिन उसको इंजीनियरिंग में जाना है, तो वो एग्जैक्टली। कहीं भी न्याय नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि बच्चे की हॉबीज को जाने। और यकीन मानिएगा, भगवान ने इस दुनिया पे अगर किसी को भेजा है तो यूनिक बना के भेजा है, कुछ अलग करने के लिए भेजा है। हर एग्जैक्टली। प्रतिभा काबिलियत है, सिर्फ उस काबिलियत को पहचान में। अक्सर डॉक्टर सुरभि एक बात कहती हूँ कि जब हम एक गिलास लेते हैं, उस गिलास में एक पानी रहता है, उस पानी में आप चीनी डाल दीजिएगा, उस चीनी को घोलिए मत, फिर पानी को पीजिए तो पानी में वो मिठास नहीं आएगी। लेकिन आप जैसी चीनी को घोल देंगे फिर उस पानी को पियेंगे, उसके अंदर मिठास आ जाती है। बिल्कुल। यही चीज हमारे साथ है, हमारे बच्चे में भी काबिलियत है, आप उस बच्चे के लिए वो चम्मच बन जाइएगा और उस चम्मच से उसकी काबिलियत को ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, फिर उस तरफ उसको आगे बढ़ाइएगा। देखिएगा उसकी जिंदगी एग्जैक्टली। बहुत ही खूबसूरत और मिठास भरी हो जाएगी। थैंक एक यू डॉक्टर सुरभि जी। चलते चलते एक और बात, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि अगर वो फेल हो गया तो, अगर वो अच्छा हाँ नहीं कर पाया तो क्या होगा? हाँ तो कुछ भी नहीं होगा। कम से कम उसने जो जर्नी, जो उसने जो भी जर्नी करी है अपने पैशन के साथ। सपोज आज कोई बच्चा फोटोग्राफी करना चाहता है या डांस पैशन उसका है, तो वो डांसिंग करता है, आगे चल के वो कुछ नहीं बन पाया, पर कम से कम वो जब पीछे मुड़ के देखेगा तो उसकी जर्नी तो खूबसूरत होगी। बिल्कुल तो कम बिल्कुल। से कम उसको ये तो लगेगा कि मैं फेल हुआ, पर मैं जितना मेरा पीछे का जो जर्नी है वो तो अच्छी रही। आपका अगर पैशन आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको मतलब काफी चांसेस हैं कि आप फेल तो होंगे ही, पर आपकी जर्नी भी हाँ अच्छी नहीं होगी। नहीं, तो क्योंकि कहते हैं डॉक्टर सुरभि कहते हैं ना कि कोई बात नहीं, सफलता नहीं मिली तो क्या हुआ, लेकिन जिंदगी का अनुभव तो हमारे साथ रहा। एग्जैक्टली। क्योंकि बिल्कुल। आप और अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक हमारा होता है, गुरु होता है, बहुत कुछ सिखा करके जाता है। और जो बच्चा खुद अपने अनुभव से आगे बढ़ता है तो यकीन मानिए कि जिंदगी की हर परिस्थितियों का वो सामना करता है। तो हमें बच्चे बिल्कुल को सही ऐसा बनाना है कि वो परिस्थितियों का सामना कर सके, ना कि हम ऐसा हो कि हम उस बच्चे को ये कहें कि नहीं तुमको ये करना है, और जब परिस्थितियां आ जाएं तो वो हमारी तरफ मुड़ करके देखे कि आपने कहा था ये काम करना है, अब ये प्रॉब्लम आ गई तो आप इसका सोल्यूशन समाधान तो। भी आप ढूंढिए, बिल्कुल। सोल्यूशन भी आप ढूंढिए। ये नहीं, बच्चा जब खुद से आगे बढ़ेगा तो उसको मालूम है ये चीज मैंने खुद ने चूज की है, तो अगर इसमें मुझे परेशानी आ रही है, समस्या आ रही है, तो इसका समाधान ढूंढना भी मेरा काम है, और वो मेरा ही ढूंढेगा काम। यकीन, और ढूंढेगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट जो है वो है। राइट। वो और मजबूत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगा वो लेनी भी। बच्चा। एग्जैक्टली बिल्कुल exactly, मजबूत बिल्कुल। मजबूत बिल्कुल, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल अगर इंसान खुद फील करता है हाँ तो हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही इंसान को बहुत कॉन्फिडेंट बना देती है कि ये बिल्कुल मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खुद देखना है ये। बिल्कुल। और दूसरी चीज क्या आ जाता है कि जनरली हाँ हम लोग जैसे कोटा से, तो अक्सर हम जब बच्चे सुसाइड करते हैं
जब उनके सुसाइड नोट को पढ़ा जाता है तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आपकी इच्छा को पूरा नहीं कर पाया। ये जो लाइन हर सुसाइड नोट में मिलेगी, आपने मेरे ऊपर इतना पैसा खर्च किया लेकिन मैं आपके इस सपने को पूरा नहीं कर पाया, आपके सपने को पूरा नहीं कर पा रहा, इसलिए इस दुनिया से जा रहा हूं। इसलिए सोच इस के दुनिया से देखिए, जा रहा हूँ। मैं बिल्कुल। इस सुसाइड नोट को जब हम लोग पढ़ते हैं तो आगे की जो ये लाइनें रहती है वो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत परेशान करती हैं कि झिंझोर बच्चा देती ये नहीं कहता कि मैंने ये रास्ता चुना था इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो पाया इसलिए मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ। ये चीज नहीं, अक्सर ये पढ़ा जाता है आपके सपने को पूरा नहीं कर पाया, आप चाहते थे मैं इंजीनियर बन जाऊं, मैं वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये चीज थोड़ा सा हमें अब समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है कि है। बच्चों को बचपन से ही बच्चों खूब। को सिखाना पड़ेगा, ये बहुत बचपन से, शुरुआत से ही बहुत ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हमारा पूरा ही एजुकेशन सिस्टम ही अब थोड़ा सा चेंज होने को है चेंज है। अच्छे के लिए। तो लेकिन एज पेरेंट्स हमको खुद को चेंज करना पड़ेगा, इस दुनिया के हिसाब से ढालना पड़ेगा, और ये समझना पड़ेगा कि बच्चों को बचपन से ही हमें काफी कुछ ऐसी बातें सिखानी पड़ेंगी जो कि आगे चल के उनको अफेक्ट कर सकती हैं, उनको अच्छे के लिए, उनको जिंदगी में बहुत सारी चीजें जो है, जैसे एक और एग्जाम्पल है कि बच्चे का कोई खिलौना टूट गया, बच्चा रोता है, तो तुरंत से आप दूसरा खिलौना ला देते हैं। अगर खिलौना नहीं लाते तो क्या होगा, उस टाइम पर उस बच्चे को ये समझ में आएगा कि ये खिलौना टूट गया है और खिलौना अभी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, ये खिलौना टूट गया, मैं दूसरे से खेल लेता हूँ। अगर उसी समय नया या फिर एक दो दिन में नया खिलौना लाके देते हैं, तो वो बच्चा ये फील करेगा कि मैं इसका हकदार हूं, मेरे पास ये खिलौना होना ही चाहिए। ऐसे बिल्कुल में बड़ा जो बच्चा होता है उसके एग्जाम में मार्क्स कम आए, तो वो जो फेलियर्स को और एक जो सेटबैक्स होता है उनको फेस करने का जो उसकी हिम्मत होती है, वो बन ही नहीं पाती। तो बिल्कुल बचपन से सही ही बात। हमको बहुत ध्यान देना पड़ेगा इन छोटी छोटी बातों पर, कि उस बच्चे को सहनशीलता और कुछ कुछ बातों को मेंटल एक्सेप्टेंस जो होती है कि ये चीज नहीं है मेरे लिए तो नहीं है। तो बहुत हम्म। सारी चीजें छोटी छोटी होती हैं जो, बहुत सारी बातें रेणु जी मतलब क्योंकि इसका कुछ भी कहना है ना कि ये टॉपिक एक ऐसा टॉपिक, और हम लोग जहाँ बैठते हैं कोटा में जो रहते हैं, शिक्षा नगरी कहा जाता है, बच्चे पढ़ने आते हैं इन प्रॉब्लम्स को जो, क्योंकि मैं भी यहाँ बहुत सारे बच्चों की यहाँ पर लोकल गार्जियंस बनती हूँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स मुझे भी सामने आती हैं जब मैं देखती हूँ, बात करती हूँ ये सारी चीजें। और आपने जो खिलौने वाली बात की, बिल्कुल, क्योंकि ये है बहुत छोटी सी बात, लेकिन यही बात बच्चे को आगे बढ़ करके सिखाती है कि मुझे परिस्थितियों का सामना कैसे करना है। अगर आपने खिलौना लाके नहीं दिया, हो सकता है बच्चा उस टूटे हुए खिलौने के साथ खेलना सीख जाएगा या उस टूटे एग्जैक्टली हुए खिलौने को जोड़ना सीख जाएगा कि मुझे एग्जैक्टली नया खिलौना नहीं मिलेगा, मैं इसको जोड़ता हूँ, या ये मेरी परिस्थिति है, मुझे इसके साथ ही आगे करना है। तो ये चीज उस बच्चे के अंदर आ जाएगी कि मैं असफल हुआ लेकिन नहीं, मुझे इसके साथ आगे बढ़ना है। आगे आपने मैं अगर खिलौना ला ऑलमोस्ट, दिया, हाँ, तो वो बिल्कुल, उसको दिमाग में वो बात ही नहीं आएगी कि असफलता, हाँ, फेलियर या किसी चीज का टूट जाना कोई बड़ी बात नहीं है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो सक्सेस की जो गाइडेंस है उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंस है कि अगर बच्चा फेल होता है तो क्या करना है, उसके लिए बच्चे को गाइड हाँ, करके जरूर रखें, वो बहुत देखिए जरूरी है। बहुत जरूरी है, बच्चे को जब आप कोटा में भी भेजते हैं या कहीं भी पढ़ने के लिए भेजें तो बच्चे को ये जरूर कहें कि बेटा, जिंदगी खूबसूरत है, सफलता असफलता ये दो पहलू हैं, ये जिंदगी के साथ लगे रहेंगे। लगे क्योंकि रहिए। कहते हैं ना कि आपको एक की सफलता है वो आपकी तरक्की को रोक देती है, लेकिन असफलता है वो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। प्रेरणा आप जो देती पाना चाहते हैं वो अगर वहां तक पहुंच गए आप वहीं रुक जाएंगे, लेकिन आपको अगर वो चीज नहीं मिली है तो आप उसको पाने के लिए आगे बढ़ेंगे, और जब आगे आप बढ़ते हैं तो बहुत सारे अनुभव आपके साथ चलते जाते हैं। तो है। इसलिए एग्जैक्टली कहा बिकॉज जाता है कि असफलता आपको कुछ ना कुछ सिखाती है और आगे ज्यादा आगे लेकर के जाते हैं, लेकिन ज्यादा आगे सफलता लेके, आपको रोक देती है। तो बिल्कुल। आज के लिए डॉक्टर सुरभि हम भी अपनी बात को यहीं रोकेंगे, क्योंकि जी जी। इस पर बात करना रियली बहुत अच्छा लग रहा है और शायद अभी भी हम 1 डेढ़ घंटा और बात कर सकते हैं इस कर पर। सकते हैं। लेकिन डेली आपने हमारे साथ इतनी अच्छी अच्छी बातें की, किस तरीके से बच्चों को आपने बताया कि अपनी लाइफ को जी सकते हैं, पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को समझ सकते हैं, डिप्रेशन की छोटी छोटी सी चीजों को लेकर के हम समझ सकते हैं कि हम खुद या हमारा बच्चा किस तरफ जा रहा है। चलिए, थैंक यू डॉक्टर सुरभि, थैंक यू। थैंक यू सो मच हम रेणु हमारे जी।
थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर, मेरे लिए बहुत, मुझे बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि जो भी मैंने बातें बोली हैं वो लोगों को समझ में आए, कुछ ठीक लगे, और ये जो नहीं, हमारा बिल्कुल सेशन है ये लोगों के लिए यूजफुल हो। बिल्कुल होगा। और मैं फेसबुक के अलावा हम लोग इसको दर्पण द रिफ्लेक्शन यूट्यूब चैनल पर भी इसको अपलोड करेंगे, वहां से भी देख सकते हैं सब लोग। और आई थिंक ये जब भी जो लोग देखेंगे उनको कुछ ना कुछ इस चीज से सीखने को ही मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, जो एक बात कही है कि अगर इस सेशन का पूरा मैं निचोड़ निकालूं, वो यही जाता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जिंदा दिली के साथ जिए इसे, क्योंकि सफलता असफलता लगी रहेगी। सिर्फ परेशानियां आती हैं, घबराइए मत। अपना दिल का बोझ किसी के साथ बांटिए। इसीलिए हमने अपने जरूर। कार्यक्रम का नाम भी यही रखा था कि दिल के बाद डॉक्टर रेणु के साथ। तो दिल की बात जी। किसी ना किसी के साथ कीजिएगा। और डॉक्टर सुरभि तो है ही है यहाँ पर अपने आपकी दिल की बात को सुनने के लिए, क्योंकि कहते हैं दिल पर बोझ लेकर के मत जाइएगा। कहा जाता जी। है, आप डॉक्टर हैं, कहते भी हैं कि अगर दोस्तों के सामने दिल खोल दिया जाता तो डॉक्टर के सामने दिल खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। जरूरत नहीं पड़ती। तो ये सही बहुत बात। छोटी सी चीज है लेकिन लाइफ की बहुत अच्छी चीज है। थैंक यू डॉक्टर साहब। और हमारे दर्पण द रिफ्लेक्शन चैनल, हमारे सपोर्टेड दापिकानी पैशन फॉर फैशन श्री अनिल काला जी, और हमारे एसोसिएट हैं वाइब्स ऑफ मार्केटिंग की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं थैंक कि यू सो आपने इतना मच। टाइम निकाला और इतनी अच्छी बातें, छोटे छोटे बच्चों के कोमल मन को कैसे हम संभाल सकते हैं वो सब यहाँ पर बताया। चलिए, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच सर। थैंक यू। थैंक यू। थैंक तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर सुरभि गोयल, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से हम हमारे छोटे छोटे बच्चों को संभाल करके रख सकते हैं। वास्तव में बच्चे जो होते हैं वो गीली मिट्टी की तरह होते हैं। जैसे कुम्हार होता है, गीली मिट्टी होती है, जैसा आकार देना चाहता है वो आकार दे देता है। वैसे ही बच्चे होते हैं। बच्चों के मन को और बच्चों को जिस तरीके से हम आकार देंगे, बच्चे उसी आकार में ढल जाएंगे। सिर्फ कुछ मत सिखाइए बच्चों को, इतना सिखा दीजिएगा, जिंदगी को बहुत ही खूबसूरत है, उस खूबसूरती के साथ अपनी जिंदगी को जिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एंड शुभ रात्रि।